आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकृति जेम्स, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। इसके पहले के 2 वीडियो से हम चर्चा करते आ रहे हैं NEP 2020 के बारे में। एक जनरल ओवरव्यू लेने के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने जो जाना था वो है कि वो लॉन्च कब हुई, उसके हाइलाइट्स क्या थे, उसके प्रमुख क्षेत्र क्या थे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा संरचना में बदलाव हुआ है उसको हमने जाना। जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है उसके बारे में हमने चर्चा की। जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है उसके बारे में हमने जाना। CUT परीक्षा के बारे में हमने जाना। संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीयकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसके बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में जाना है। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। अब हम जानेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कहाँ किस किस राज्य में कब हुआ है। तो सबसे पहले अगस्त 2021 में कर्नाटक जो था वो पहला राज्य बना था इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगस्त 2021 में। लेकिन 26 अगस्त 2021 में ही मध्य प्रदेश ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया था। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था कि NEP जो है वो हमारे यहाँ 2022 से अलग अलग फेज़ों में लागू की जाएगी। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी अनाउंसमेंट किया हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आंध्रा के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इसको अपने जो आदेश हैं उसमें उन्होंने आदेश जारी करके जो भी उनके ऑफिशियल्स थे उनको इसको लागू करने के लिए आदेशित किया। इसके अलावा राजस्थान के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी यही कहा था कि फेज्ड मैनर में इन्हें चरणबद्ध तरीके से इसको राजस्थान स्टेट में लागू किया जाएगा। जो आसाम है वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि 1 अप्रैल 2022 से इसको लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था 2022 में और अब 2024 जुलाई से अधिकतर जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ इसके लागू किए जाने की बात की गई है। अभी तक हमने इसके की पॉइंट्स को जाना है, इसके लक्ष्यों को जाना है। तो अब हम देखते हैं कि हम अब 2024 में खड़े हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन सी बात आ रही है, इसके ऑब्जेक्टिव्स को और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो काम किए गए हैं, उसकी हम अब इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका जो था वो है फॉस्टरिंग अ होलिस्टिक एजुकेशन या समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना। एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा मनुष्य की बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक क्षमताओं का विकास करती है। इसीलिए एक समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रखा गया था। लेकिन इसके लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम क्या किए गए, इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए। सबसे पहला जो इनिशिएटिव है वो है दीक्षा। दीक्षा ऐप के बारे में हम सब ने सुना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका फुल फॉर्म है, जिसको हम शॉर्ट में दीक्षा बोलते हैं। और ये जो है दीक्षा और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, ये ऐसी विभिन्न पहल समग्र शिक्षा के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करती है। साथ ही नेशनल असेसमेंट सेंटर और परख शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, NCERT नोटिफाइड एज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण छात्र मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षा के मानकों में सुधार करना है। तो
समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो है दीक्षा, साथ ही परख और नेशनल असेसमेंट सेंटर जैसे नवाचार। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, यानी सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। किसी व्यक्ति को रुचि के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों का गहन स्तर पर अध्ययन करने में सक्षम बनाना और चरित्र, नैतिकता और नैतिक मूल्यों को भी विकसित करना, ये इसका एक उद्देश्य रखा गया था। इसके तहत जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जो पहल की गई सरकार के द्वारा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उसमें जो प्रमुख हैं वो हैं, एक मिशन लॉन्च किया गया साक्षरता, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिकेसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में निपुण भी बोलते हैं, निपुण भारत। तो साक्षरता को बढ़ाने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया। साथ ही गुणवत्तापूर्ण विद्यालय, इसके लिए स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री एक योजना बनाई गई, पीएम जिसका फुल पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री में पीएम यानी प्रधानमंत्री और श्री का फुल फॉर्म है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इस पहल के तहत लगभग 6500 स्कूलों में ये अभी गुणवत्तापूर्ण विद्यालय की जो एक पहल है उसको लागू किया गया है। 6500 स्कूलों को उन्नयन किया गया है इस योजना के तहत अब तक, और ये काम अभी जारी है, संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में निष्ठा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक अचीवमेंट एडवांसमेंट, ये शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में ये पहल की गई है। यानी ऑब्जेक्टिव जो है वो एक है, इसके तहत अलग अलग जो उसके बिंदु हैं, अलग अलग जो उसके क्षेत्र हैं, एरिया, उसमें अलग अलग नई नई पहल इसमें की गई है। साथ ही जो अगला ऑब्जेक्टिव है इसका एनईपी का, उच्च शिक्षा को कि 2035 तक उच्च शिक्षा में जो जीईआर है उसको 50% तक बढ़ाना है। तो इसको 50% तक जीईआर को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा या नेशनल इसको बढ़ावा देने के लिए एनसीआरएफ, एनएचईक्यूएफ और मल्टीपल एंट्री एग्जिट के साथ साथ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत की गई है, जिसका स्टेटस अब तक ये है कि 1667 यूनिवर्सिटीज़ या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एबीसी पोर्टल में शामिल हो चुके हैं, और अब तक लगभग 2.75 करोड़ छात्र इसमें पंजीकृत हो गए हैं, और लगातार हर दिन ये संख्या बढ़ रही है। साथ ही इक्विटी के एरिया में अगर हम बात करें तो कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो हैं भारतीय भाषाओं में भी पेश किए जा रहे हैं, जो कि इसका प्रमुख लक्ष्य था कि जो शिक्षा जो है वो हमारी स्थानीय भाषा या मातृभाषा में उपलब्ध कराई जानी है। अगला जो ऑब्जेक्टिव था वो था अंतर्राष्ट्रीयकरण या इंटरनेशनलाइजेशन। भारत में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में सुधार करना और भारत में छात्रों को संस्थानों में अध्ययन या अनुसंधान करने के लिए अधिक गतिशीलता प्रदान करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कार्रवाई की गई, जो नई पहल की गई, वो ये थी कि इसके लिए नया रेगुलेशन तैयार किया गया, जिसके तहत भारत में विदेशी संस्थानों को जो विश्व स्तर पे जो टॉप 100 के रैंक की जो संस्थानें हैं उनको अपना परिसर जो है भारत में स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई, लेकिन उसके लिए कुछ रेगुलेशन भी बनाए गए। इसी के तहत जांजीबार तंजानिया में आईआईटी मद्रास और अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के परिसर की स्थापना अब होने जा रही है। इसी तरह अन्य आईआईटी जो हैं वो यूएई में, मलेशिया में और श्रीलंका जैसे देशों में
अपना कैंपस खोलने जा रहे हैं। यानी ना सिर्फ बाहर की संस्थाएं हमारे यहाँ अपना कैंपस खोलने जा रही हैं, बल्कि हमारी भी जो संस्थाएं हैं वो दूसरे देशों में अपना परिसर स्थापित करने जा रही हैं इस ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए। अब अगर फंडिंग की बात करें तो जो एनईपी का उद्देश्य था वो ये था कि 2030 तक शिक्षा के लिए सार्वजनिक फंडिंग को सकल घरेलू उत्पाद का 6% इसमें निवेश बढ़ाना है। इसके लिए अब तक का जो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो आर्थिक जो सर्वेक्षण था 2022-23 का, उसमें कुल शिक्षा का जो परिव्यय था केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिला के वो देश की जीडीपी का 2.9% था। लेकिन पिछले 4 वर्षों से फंडिंग जो है घरेलू उत्पाद के 2.9% पे स्थिर बनी हुई थी, जिसको अब 6% तक बढ़ा के लाए जाने का उद्देश्य इसमें रखा गया है। 2.9 जो है वो 2022 की जीडीपी का आंकड़ा है। अब अगर वोकेशनल लर्निंग के ऑब्जेक्टिव या व्यावसायिक शिक्षा वाले उद्देश्य की बात हम करें एनईपी के, तो इसके तहत स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 2025 तक 50% यानी लगभग जितने भी एनरोल हो रहे हैं उसके आधे जो छात्र हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाने की बात की गई है। इसके लिए जो पहल की गई है वो एक योजना है समग्र शिक्षा। इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा शैक्षणिक शिक्षा के साथ एकीकृत करना है। साथ ही शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को सक्षम करने के लिए एक रूपरेखा नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग NCVET बनाई गई है और 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनिवार्य वैकल्पिक विषयों के रूप में पेश किए जा रहे हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि कुछ क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको पूरा किया जाना जरूरी है, उसके बाद ही छात्र जो हैं अपने डिग्री लेके निकल सकेंगे। तो उसमें जो हमने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क देखा था, जो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड थे कि आपको मेजर कोर्स पढ़ना है, माइनर कोर्सेज पढ़ने हैं, स्किल डेवलपमेंट के भी कोर्सेज पढ़ने हैं। तो वो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जो है, एबिलिटी एनहांसमेंट के जो कोर्सेज हैं, वो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों समानांतर रखे गए हैं कि आपको जो डिग्री है वो तभी मिलेगी जब आपके पास थियोरेटिकल प्लस जो आपका स्किल बेस्ड नॉलेज दोनों होगा। इसीलिए ये इसमें ये कहा गया है कि स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एनईपी 2020 के द्वारा की गई सभी नई पहलों का अभी जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो देखा जाना बाकी है। अभी हमने जो चर्चा की वो बहुत अभी कम समय हुआ है एनईपी 2020 को लागू हुए और इम्प्लीमेंटेशन का काम अभी जारी ही है। तो इतनी जल्दी किसी भी उसका प्रभाव देखा जाना सही नहीं है। इसका दीर्घकालिक प्रभाव होना है और उसका जो प्रभाव है वो इतने जल्दी बताया जाना या उसको इतने जल्दी असेस करना सही नहीं है। हालांकि पिछले 3 वर्षों में जब से ये लागू हुआ है, ये पिछले 3 वर्षों में ये पहले से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली को नया आकार देने के लिए कुछ वृद्धिशील बदलावों में कामयाब रहा है। और इस नई शिक्षा नीति के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो और प्रभाव होने हैं, बदलाव होने हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसका प्रभाव हम फिर से देखेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही एनईपी 2020 के लगभग सभी एरियाज़ पे फोकस करने का प्रयास किया गया था। धन्यवाद।